welfare to the largest number of people and maximum number of people. तो जो ऑब्जेक्टिव वेलफेयर स्टेट का है वह और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में दोनों में आपस में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो हमारा यह जो है और उस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण क्या होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्राइवेट कंपनियां पानी की क्वालिटी बढ़ाएंगी, लेकिन वो लिमिटेड सेक्टर के लोगों को देगी। जो ज्यादा पे कर सकता है या जो उन लोगों को पैसा दे सकता है वह लोगों को तो पानी उपलब्ध अच्छा करवाएंगे, और आम जनता जो इसके लिए ज्यादा पैसा नहीं दे सकती, उनके रिसोर्सेज की कमी है, तो वह लोगों की अवेलेबिलिटी में समस्या आएगी। और यह प्राइसिंग जो है इस प्रोडक्ट की वह एक तरीके से रिसोर्स एलोकेशन को ट्रांसफर करेगी गरीब लोगों से अमीर लोगों के तरफ या उन लोगों के तरफ जो इसको खरीद के पी सकते हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी और वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी गड़बड़ाएगा, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो इसलिए इसके ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और कंसंट्रेशन ऑफ क्वालिटी रिसोर्स टू ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, इसको रोकने के लिए हमें आवश्यकता है कि इसका मैनेजमेंट सरकार के हाथों में रहे, कॉमन पीपल के हाथ में रहे। तीसरा जो ऑब्जेक्ट कई लोगों ने इसके बारे में जो लोगों का कहना है, जो निजीकरण के बारे में दलीलें चलती हैं, वह है कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। क्योंकि मैं इस विषय पर थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि यह सबसे बड़ा एक तरीके का एक प्रचार चल रहा है, या एक तरीके का लॉबिंग चल रही है पूरे, चाहे वर्ल्ड बैंक को हम देख लें या जायका को देख लें। इंटर अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल भी आए, जैसे गोवा में हुआ, असम में हुआ, इसके पहले भी हमारे देश में कुछ, दिल्ली में भी कोशिश 2007 में प्राइवेटाइजेशन का प्रयास चला था, जिसको रोक दिया गया और पता चला कि वर्ल्ड बैंक ने लॉबिंग के लिए और कितना पैसा लोगों को दिया। और ऐसे ही एग्जाम्पल पूरे विश्व में कई जगह देखते हैं कि पानी के लिए बड़े जन आंदोलन हुए। जो गरीब देश है या जो डेवलपिंग कंट्रीज है, चाहे बोलिविया को देख लें, उन सब में भी एक मूवमेंट्स चले जिसमें सरकारों ने वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल एजेंसीज के प्रभाव में आकर प्राइवेटाइजेशन की मुहिम चलाई, जिसमें सबसे बड़ा उनका एक ही वो कहना होता था कि पानी की कमी है, पानी की अवेलेबिलिटी, एफिशिएंसी, इन सब एग्जांपल्स को लेके वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। तो उसमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का भी एक कंडीशन वो कहते हैं कि यह फुलफिल होती है। लेकिन अगर इकोनॉमिक उससे फैक्टर से देखें तो इकोनॉमी के अंदर भी वाटर को एक इकोनॉमिक कमोडिटी के रूप में इकोनॉमिक मॉडल भी कोई ट्रीट नहीं करता। उनका भी स्पष्ट कहना है, क्योंकि इसकी डिमांड इनइलास्टिक है। आपकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हर मनुष्य की, व्यक्ति की होती है, उस रिक्वायरमेंट को वो पैसे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर उसकी प्राइसिंग भी कर देंगे तो जिसको मिनिमम चाहिए तो वह उसकी इलास्टिक नहीं है कि डिमांड विल बी फैक्टर ऑफ प्राइस। तो इसलिए इन इलास्टिक डिमांड होने के कारण इसको आप नॉर्मल जो कमोडिटी है जिसमें ट्रेड वगैरह होते हैं, उस तरह से इसको नहीं ट्रीट कर सकते। और वेस्टेज का जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का सबसे बड़ा लोगों का कहना है कि जो अगर हम सर्वेज देखें या एम्पिरिकल डेटा भी देखें, एविडेंस भी देखें, तो जो वेस्टेज है वह उस सेगमेंट में ज़्यादा है जिनके पास पैसा है, वो पानी को खरीद सकते हैं, अवेलेबल है उनके घरों में, गाड़ियों में, उन सब में भी देखते हैं तो वहाँ पे वेस्टेज ज़्यादा है। एक गरीब आदमी है जिसके पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, यहीं पे जामिया, सावदा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की पूरी तरह अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उन सेक्टर्स में वेस्टेज कम है। तो अब वो हायर वेस्टेज, हायर अवेलेबिलिटी वाले सेगमेंट में जो पैसे से खरीद सकते हैं, पानी अपने आप में कमोडिटी की तरह डील नहीं कर सकते, उसकी डिमांड इनइलास्टिक है। तो यह जो पूरा लॉजिक है कि ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा, वह भी कहीं ना कहीं धराशायी हो जाता है। और इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज हैं, आंदोलन है जहाँ पे प्रूव हो चुका है। तो फिर सब बड़ी बात यह है कि आखिर पानी का संरक्षण संवर्धन होगा कैसे। तो इकोनॉमिकली मॉडल्स में भी सबने यह माना है कि इसको अवेयरनेस क्रिएट करके ही हम पानी का संरक्षण संवर्धन कर सकते हैं। और वह संरक्षण संवर्धन करने के लिए एजुकेशन देना, अवेयरनेस क्रिएट करना, मास कैंपेन क्रिएट करना,
यह ज़्यादा इफेक्टिव मेजर्स है बल्कि प्राइसिंग के। प्राइसिंग अपने आप में केवल रिसोर्स को ट्रांसफर करेगा गरीब सेगमेंट से अमीर लोगों के बीच। तो अब ये जब जल संरक्षण की बात आती है तो हमारे तीन जो प्रमुख मुद्दे थे कि क्या निजीकरण किया जाना चाहिए या नहीं, उस पे तीनों मुद्दों पे मैंने संक्षिप्त में जरूर बोला। पानी बहुत मूलभूत आवश्यकता मनुष्य जीवन की, पशु पक्षी सबकी है, प्रकृति ने इसको सबको प्रचुर मात्रा में दिया हुआ है, तो यह सबको उसी तरह अवेलेबल होना चाहिए। इसको इस तरह से ही डील करना चाहिए, इसके मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को और इसके संरक्षण संवर्धन को तीन चार लेवल पे हमें डील करना चाहिए। वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एक तो सरकारी क्षेत्र में सरकार के द्वारा नीतिगत फैसलों में इस बात की स्पष्टीकरण होना चाहिए कि पानी का निजीकरण ना हो। दूसरा, नीतिगत स्तर के बाद हमें इंडिविजुअल लेवल पे इसके बचपन से, चाहे पढ़ाई के द्वारा, स्कूलों में, सब जगह एजुकेशन के द्वारा इसको ध्यान रहना चाहिए कि मैं पानी को बर्बाद ना करूं। बर्बाद का मतलब है कि उसको गंदा ना करूं, क्योंकि कॉस्ट जो इन्वॉल्व है उसको प्यूरिफिकेशन के ज़्यादा। अगर हम नदियों को गंदा करेंगे, सीवेज उसमें डाल देंगे, तो कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती है वॉल्यूमेट्रिक उसमें होती है। अगर हमें किसी एक तालाब है छोटा, उसको गंदा किया, उसमें मान लो 10,000 लीटर पानी, तो उतना उसकी कॉस्ट प्यूरिफिकेशन की उतनी होगी। नदी को करेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी यमुना को हमने 17,000 करोड़ का खर्चा करके भी हम प्यूरिफाई नहीं कर सके। तो नदियों के संरक्षण का अलग महत्व है, उसका अलग तरीका है, रिचार्ज का तरीका है, तालाबों को मेंटेन करने के लिए अलग है। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी अवेयरनेस होनी चाहिए, कम्युनिटी लेवल पे भी अवेयरनेस होनी चाहिए, पीपुल्स कैंपेन भी होने चाहिए और स्ट्रिक्ट रूल्स भी आवश्यक है। सरकार को ऐसे सख्त कानून भी बनाने चाहिए कि पानी जो भूजल है, बहुत बड़ा स्रोत है, उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाए। तो और यह कम्युनिटी इनिशिएटिव, इन सारे लेवल पे हम जल संरक्षण आदि को ले सकते हैं। तो यह सारी बातों के बाद असली लास्ट में बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो अपने विषय, आज के विषय का लास्ट पोर्शन है, वह है कि आखिर इस पानी का मालिक कौन। तो मुझे लगता है कि इस पानी का मालिक कौन, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिबेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका स्पष्ट प्रोविजन किया गया है। जैसा सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 21 के अंदर पानी पीने का पानी उपलब्ध कराने का राइट टू लाइफ के अंदर सरकार की जिम्मेदारी उन्होंने डिफाइन किया है, वैसे ही पानी के मालिकाना हक के बारे में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कोर्ट ने बहुत स्पष्ट फैसले दिए हुए हैं। उसमें वह मानते हैं कि यह जो इसकी ओनरशिप है वह आम जनता की है और सरकार इसकी मात्र ट्रस्टीशिप है। इसके कई कोर्ट केसेस हैं, हमने किताबों में जो किए हुए, अपने हम खुद भी देख सकते हैं कि सरकार को इसका मालिकाना हक हमारा कानून, कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी अदालतें नहीं देती। वो स्पष्ट रूप से कहती हैं कि इसका मालिक सरकार मात्र ट्रस्टी है और ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट में ओनरशिप उसी की होती है जो उसका बेनिफिशियरी यूजर होता है, जो कंज्यूमर होता है। तो उसमें उसके बिहाफ पे सरकार इसको ओन करती है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो सब लोगों को, समाज के हर लोगों को बराबर से रूप में जितनी अवेलेबिलिटी उसके हिसाब से सबको उस पानी की आवश्यकता पूरी करे। और केवल ये इकोनॉमिक मॉडल्स में भी देखें तो केवल हमारे नहीं, जो हमारी मिक्स इकोनॉमी कहते हैं या एकदम एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम नहीं जाते, कहीं समाजवादी और इसकी बात हम करते हैं कि जो हम वी डू नॉट बिलीव इन ओनली मार्केट, फ्री मार्केट इकोनॉमी कंप्लीटली, एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पूरा हमारा विश्वास नहीं कि मार्केट डिटरमिनेंट फोर्सेस ही एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को प्रॉपरली कर सकती है। तो वहाँ पे यह जो डिबेट है या जो पोजीशन है, इवन अमेरिका जैसे देश जिनको पूरी तरह से हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करते हैं, वहाँ भी पानी की ओनरशिप जो है वह प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं है, निजीकरण के हाथ में नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रयास बीच बीच में चलते रहते हैं, वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में कॉस्टिंग लेते हैं, लेकिन पानी की हाँ बहुत जगहों पे फ्री पीने का पानी तो वहाँ पे अमेरिका वगैरह सब जगह फ्री है। तो फ्री पीने का योग्य पानी की बात है तो हमने कर ली। मैं तो ओनरशिप की बात कर रहा हूँ, वहाँ अमेरिका जैसे
देशों में जो कि मार्केट इकोनॉमी पे बिलीव करते हैं या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बात करते हैं, वहाँ की ओनरशिप ऑफ वाटर इज नॉट इन द हैंड ऑफ एनी इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी, सरकार का इसके पास मैनेजमेंट है। तो हमारे जैसे देश में यह डिबेट बहुत क्लियरली कंक्लूडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भी और हमारे कोर्ट के फैसलों के अनुसार कि ये जो है हमारा जो पानी का मालिकाना हक उसी में मतलब सरकार के पास ट्रस्टीशिप के लिए रहेगा और एंड यूजर ही उसके वो याद रहते हैं। इवन हम एग्जांपल्स कई तरह के देखते हैं। तो और एक फिगर मैं अंत में जरूर आप सबके सामने देना चाहता हूँ। पूरे विश्व पटल पे पृथ्वी पर कहते हैं कि जो 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी पूरी पृथ्वी में इसका है और यह बढ़ता है घटता नहीं है, टोटल है, चाहे वो समुद्र में है, वाष्प बन गया, रिसाइक्लेबल है। तो यह पानी की जो क्वांटिटी है पूरी पृथ्वी में वह ना घट रही है ना बढ़ रही है और यह सफिशिएंटली अवेलेबल है। मैनेजमेंट वाली बात को हमें ध्यान में रखना है, पॉल्यूशन नहीं करना, निजीकरण की बात कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट के थ्रू चलती है, उससे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट खराब होता है। यह चीज बात हमें ध्यान में रखना है। इसी विषयों को लेके हम चर्चा भी करेंगे और आप लोगों को सुनेंगे और इसके बाद हमें लगता है कि यह जो आज का डिबेट होगा हमें अपने इस पूरे मूवमेंट को चलाने में, जलाधिकार फाउंडेशन को इस कार्य को आप सबके सहयोग के साथ आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और इस एक लाइन के साथ मैं खत्म अपनी बात करना चाहता हूँ कि हमें जल नीति नहीं, जल दर्शन की आवश्यकता है। हम जो समग्रता से विचार करते हैं इस प्राकृतिक संसाधन को, जिसमें हर चीज हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण दर्शन की तरह हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं, समग्रता के विचार से चलते हैं, तो हमें वैसे ही जल दर्शन की आवश्यकता है। यह बहुत सही समय है जब इस मूवमेंट को, इस विषय को हम अपने अपने क्षेत्रों में उठा के आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ मैं पुनः ये माइक कैलाश जी को आगे की कार्यवाही के लिए सौंपता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। अपना ओपन सेशन प्रारंभ होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचार 3 से 5 मिनट के अंदर व्यक्त कर सकते हैं। हमारे मध्य में प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी शिवसेना से एमपी हैं, उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज का ओपन सेशन वो प्रारंभ करें। जलाधिकार फाउंडेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण जी अग्रवाल, फाउंडेशन के सभी सदस्य, उपस्थितगण, जल का अधिकार के बारे में आपने जो मीटिंग रखा है उसके लिए आपको मैं शुभकामना देता हूँ। और ग्राउंड लेवल पे देखें तो पीने का पानी नहीं मिलता, बहुत सारी समस्याएं डिस्ट्रीब्यूशन का हो, बारिश की वजह से हो, अलग अलग बात, और इसमें सुधार आने की संभावना 5-10 साल तक है, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट ने जो भी उसके अंदर इन्वेस्ट करनी चाहिए उतनी फिलहाल होती नहीं है। कई जगह पे सूखा होता है, कई जगह पे ज्यादा बारिश होती है। जिधर सूखा है उधर टैंकर से पानी दिया जाता है। मुंबई दिल्ली जैसे शहर में पानी होता है, फिर भी लैंड से पानी लेना पड़ता है। उसको पूरा बंद करके भी नहीं चलेगा। पानी ही नहीं आएगा तो दिल्ली का आदमी कहाँ से पानी लाएगा? टैंकर तो मंगाएगा। अधिकार अगर प्राइवेटाइजेशन में देना गलत बात है, लेकिन प्राइवेट से पानी तो लेना ही पड़ता है। शहर में गांव में है तो कहाँ से, तो कुएं से पानी लाएंगे हम, कहाँ से तो लाएंगे। मुंबई जैसी सिटी में ऐसा मैनिपुलेट किया जाता है कि ये एरिया में पानी नहीं आएगा। उनको लॉगिंग रहता है टैंकर वालों का,
कोई एरिया में पानी ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे उधर? टैंकर वालों से पानी लेके ही आप पूरे मुंबई शहर में देखें तो आज 800, 10, 12,000 टैंकर चलते डेली। आज ये साइड में चलते, आज कल वो साइड में चलते, परसों वो साइड में चलते, ये साइड में चलते। इसके लिए सख्त कानून गवर्नमेंट ने करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जहाँ तो एरिया में बारिश कम है, पानी कम है, उधर भी तालाब है, उधर से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकेंगे, ये भी सोचने की आवश्यकता है। मैं मराठवाड़ा से आता हूँ, पूरा सुखाग्रस्त एरिया है। अभी 700, 800, 1000 फीट डीप बोर से हम पहले 50-100 फीट में पानी लगता था, 100-200 पे गया, 500 पे गया, 700 पे गया, अभी 1000-1200 तक अभी जाना। 5-10 साल में देखे तो ऐसा लग रहा है क्या इम्प्रूव हुआ है। तो मैं उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, हमारा उस्मानाबाद, लातूर, बीड, बीदर, गुलबर्गा, कर्नाटक बॉर्डर का यही एरिया में इतना डीप जा रहे हैं हम, कितना नीचे का पानी निकाल रहे हैं हम बाहर कि हमारे इधर किडनी पेशेंट की संख्या बढ़ गई। जितने बड़े बड़े मुंबई जैसे हॉस्पिटल से, बॉम्बे हॉस्पिटल हो या जो बड़े हॉस्पिटल इधर किडनी का ऑपरेशन होता है, उधर देखे तो हमारे एरिया के पेशेंट से ज़्यादा है। इतना नीचे का पानी पीने कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। उतना नीचे पानी जाने को कितने साल लगते, उसमें कितने क्षार रहते, वो पी रहे हैं। बॉडी का पानी नहीं पी रहे, लेकिन बोर का पी रहे, क्यों? वो शुद्ध है। समझना नहीं, आगे भी लोगों को समझ रहा है, देहात में भी इसका वैल्यू समझ रहा है। आगे चल के अपन स्कूल लेवल से ज़्यादा जन जागृति करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लोगों को भी वो समझ रहा है। ऐसा ही आप जैसे का अभियान, और उसमें शासन ने सहयोग दिया, 5-10 साल में कुछ तो इसमें कम होगा और अच्छा पानी लोगों को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं, ऐसे ही आपका काम चलते रहे, हम भी सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर रविंद्र जी। उन्होंने बताया कि पानी कितना गहरा चला गया है, पानी अवेलेबल नहीं है। मैं अभी हमारे संस्था के कार्यकर्ता दीवान सिंह जी से आग्रह करूंगा, जो हमें इस बारे में बताएंगे कि पानी, हम कहते पानी नहीं है, पानी समाप्त हो रहा है, पानी कम हो रहा है, पानी साफ नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि पानी है, पानी पर्याप्त है, पानी को और ज्यादा बनाया जा सकता है। इस विषय में प्रकाश डालेंगे दीवान सिंह जी कि किस प्रकार पानी का जो क्राइसिस हमें लगता है, इसको दूर किया जा सकता है। इन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी किए हैं, दिल्ली में भी किए हैं, बाकी जगह भी किए हैं, हमारे पास अनुभव है। तो दीवान सिंह जी इस बारे में सुनेंगे हम। धन्यवाद प्रधान जी, आदरणीय सांसद महोदय रविंद्र गायकवाड़ जी, गोपाल जी, दीनदयाल जी, कैलाश जी, सभी साथियों, सबको नमस्कार। जल संरक्षण परंपरागत एवं आधुनिक उपाय, कुछ ऐसा ही मुझे विषय दिया गया था। मेरा जो मुख्य काम रहा है जल संरक्षण से संबंधित जो पारंपरिक संसाधन हैं उनके विषय में रहा। सबसे पहले शुरुआत हमने की थी यमुना सत्याग्रह से, और विषय बड़ा अलग था। लोग यमुना को सोचते हैं कि हमने उस नदी की बात कर रहे हैं, हम यमुना के खादर की बात कर रहे थे कि यमुना की जो फ्लड प्लेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब इस बारे में कम ही लोग सोचते हैं कि फ्लड प्लेन्स का क्या रोल है, इसका क्या फायदा है हमें, इकोलॉजी में, पानी संरक्षण में कितना इसका रोल है, इसका कम ही लोग इस विषय में सोचते हैं। हमने देखा कि 2007 में यमुना के ऊपर दिल्ली के अंदर जहाँ अक्षरधाम मंदिर बन चुका, उसके बगल में खेत गांव बनने जा रहा था। कुछ एक साइंटिस्ट हमारे ग्रुप में हैं, हमने इस पर विषय पर चर्चा की कि क्या ऐसी है, क्योंकि हम जब रिच फॉरेस्ट को बचाने की मुहिम चल रही थी दिल्ली के अंदर, रिच बचाओ आंदोलन नाम से, तो तुरंत ये एक चुनौती हमारे सामने आई। तो थोड़ा अध्ययन किया, पता लगा कि आज बाई चांस ये चल नहीं रहा है हमारा पावर पॉइंट, नहीं तो उसमें दिखाते हैं हम किस तरह है। तो हमने यमुना का रेत लिया गिलास में
और एक गिलास में पानी लिया, शीशे के 2 गिलास लिए और एक गिलास से पानी दूसरे गिलास में डाल दिया रेत वाले गिलास में, और देखा कि 1 मिनट के अंदर वो आधा गिलास पानी गायब हो गया रेत वाले गिलास में। अभी ये तो जादू है, पानी कहाँ गायब हो गया? दोनों गिलास भरे पड़े थे, एक गिलास पानी का आधा हो गया और दूसरे में गायब हो गया। तो इससे आकलन लगाया हमने कि यमुना का जो रेत है वो अपने अंदर 50% ग्रॉस वॉल्यूम का पानी अपने अंदर समा लेता है। अब ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। फिर हमने ज्योग्राफी से, सब जियोलॉजिकल वालों से पता लगाया कि कितना रेत है यमुना के अंदर। अब यमुना के अंदर 40 मीटर से 60 मीटर तक की गहराई में रेत है। अब ये कौन सा रेत है? इसे कोर्स सैंड बोलते हैं, फ्रेश एल्यूवियम। ये पहाड़ों से खासकर हमारी मानसून की नदियां लेकर आती हैं। तो ये थोड़ा मोटा होता है और इसकी परमेबिलिटी यानी कि पानी को एकदम से चूस लेने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, और पोरोसिटी यानी कि पानी की कितनी मात्रा में अपने अंदर ये पानी समाएगा ये बहुत हाई होती है। तो इन दोनों को देखा कि ये तो बहुत अच्छी पैरामीटर्स हैं, और पता लगा कि दिल्ली के अंदर 100 वर्ग किलोमीटर का यमुना खादर है। तो 100 वर्ग किलोमीटर 40 मीटर गहराई का हमारा रेत का पूरा कॉलम, तो करीब 4 BCM इसका ग्रॉस वॉल्यूम हो गई। 50% पानी इसके अंदर समा सकता है तो 2 BCM हो गया। अब इसमें से करीब 20% आप निकाल सकते हैं, तो करीब 0.8 BCM यानी 800 MCM पानी हम निकाल सकते हैं साल के अंदर। और मानसून जैसे ही आती है, नदी, हमारी नदियों की देखिए खास बात है, हमारी नदियों में, यूरोप की नदियों में, बाकी देश की नदियों में